अगर आप इग्नू एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट हो और एमएचआई 104 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आज का ये सेशन आपके लिए लिटरली गेम चेंजर होने वाला है। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस जिनके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, और अगर आपने इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपका पेपर ऑलमोस्ट सिक्योर हो सकता है। ये रैंडम क्वेश्चंस नहीं, बल्कि ये प्रीवियस ट्रेंड्स और एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड हैं। तो अगर आप सीरियसली पास ही नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो इस सेशन को बिल्कुल स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। अब चलिए बिना समय की बर्बादी करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। बौद्ध काल में भू सीमांकित राज्यों के उदय की व्याख्या कीजिए। देखिए, पहले राज्य क्या होते थे ना, वो होते थे जन आधारित। ठीक है, जन के आधार पर राज्य होते थे, मतलब जहां पर लोग गए वही क्या हो गया, उनका क्षेत्र हो गया। लेकिन जब बौद्ध काल आया तो इसमें क्या आया, एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब राज्य लोगों से नहीं बल्कि जमीन से जुड़ने लगे। ठीक है, पहले वो हो रहा है कि जहां पे लोग जा रहे हैं वही उनका क्षेत्र बन जा रहा है। अब क्या हो रहा है, लोगों से नहीं बन रहा, अब जमीन से बन गया। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, भू सीमांकित राज्य, टेरिटोरियल स्टेट्स। चलिए आसान भाषा में इसको समझते हैं। देखो, पहले क्या इंपॉर्टेंट होता था कि हम कौन है, मतलब कि जन या फिर कुल इंपॉर्टेंट होता था। अब क्या इंपॉर्टेंट होने लगा कि हम कहाँ रहते हैं, यानी कि भूमि या फिर सीमा। मतलब कि जो अब हर राज्य है उसकी क्या होने लगी, एक फिक्स बाउंड्री होने लगी, एक फिक्स उसकी सीमा होने लगी, जैसे आज के समय में होता है। राजा का जो कंट्रोल था उस क्षेत्र पर हुआ करता था, जो फिक्स्ड बाउंड्री थी, राजा का कंट्रोल उस क्षेत्र पर हुआ करता था। यही जो चेंज था, यही भारतीय राजनीतिक इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्य परिवर्तनों के ऊपर, जिसमें से सबसे पहला आ जाता है जन से जनपद की और। तो देखो, एक बदलाव आया, सबसे पहला बदलाव, जो जन थे वही सेटल होकर के क्या बन गए, जनपद बन गए। ठीक है, देखो जनपद क्या होता है वो समझो आप पहले। जन मतलब लोग, पद मतलब पैर, यानी कि जहां लोगों ने अपने पैर रखे वो क्या हो गया, जनपद हो गया। ठीक है, अब किताबी भाषा में भी इसको समझ लो एक बार। जनपद क्या है, एक वो फिक्स्ड एरिया है जहां पर लोग रहते हैं। ठीक है, फिक्स बाउंड्री वाला एरिया है जहां पर लोग रहते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था। ये हो गई आपकी किताबी भाषा जो आपको एग्जाम में लिखनी होगी। और आगे चलकर जो ये जनपद थे यही क्या बने, महाजनपद बने। 16 महाजनपद के बारे में हम पढ़ते हैं ना, वही महाजनपद। ठीक है, जैसे कि मगध, कौशल, वज्जी, ये सब सारे महाजनपद। ठीक है, फिर आ जाता है दूसरा परिवर्तन, कृषि और लौह तकनीक का विकास। तो देखो, जो लोहे के औजार थे उनका यूज होना क्या हो गया, शुरू हो गया। और फिर इसके यूज से हुआ क्या, जंगल साफ हुए, खेती बढ़ गई। ठीक है, ज्यादा खेती होने लगी फिर, और ज्यादा खेती होने लगी, खेती अच्छे होने लगी। लोहे के जब उपकरण उसमें यूज किए जाएंगे, जो हल चलाया जाता है और जो रुपाई जुताई, पता नहीं कितने सारे प्रोसीजर होते हैं वो जो सब किए जाते हैं, जब वो लोहे के उपकरणों से होंगे तो क्या होगा, उससे ज्यादा उत्पादन होगा, अतिरिक्त उत्पादन होगा, मींस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा। और जब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा तो फिर क्या हुआ, राजा ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, टैक्स लेना शुरू कर दिया, और क्या हुआ फिर इससे, जो राज्य की अर्थव्यवस्था थी वो क्या हो गई, मजबूत हो गई। और फिर इसी से ही एक स्थिर भू सीमांकित राज्य बनना क्या हो पाया, संभव हो पाया। फिर आ जाता है तीसरा परिवर्तन, नगरों का विकास और व्यापार। तो इस समय क्या हुआ, कई बड़े बड़े शहर विकसित हुए, जैसे कि राजगृह, वैशाली, श्रावस्ती। ठीक है, ये क्या हुए, विकसित हुए ये शहर। और अब सोचो, जब शहर विकसित होंगे तो क्या होगा, शहरीकरण बढ़ेगा। ठीक है, और ज्यादा व्यापक होगा, और फिर उससे क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा। ठीक है, और जब व्यापार बढ़ेगा और शहर भी बढ़ेंगे तो क्या होगा,
जनसंख्या बढ़ेगी, तो फिर किस चीजों की जरूरत पड़ेगी? शासक की जरूरत पड़ेगी, प्रशासन की जरूरत पड़ेगी, सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मजबूत राज्य बनने लगे, जिनकी क्या थी? फिक्स्ड बाउंड्रीज थी। फिर आ जाता है चौथा परिवर्तन, राजतंत्र और गणराज्य। तो देखो इस समय क्या था ना, दो तरीके के राजनीतिक व्यवस्थाएं थी। एक तो राजतंत्र और दूसरा गणराज्य। राजतंत्र तो आप सभी को पता ही है, जहाँ पे राजा का शासन होता है, वंशानुगत सब कुछ होता है, राजा के बाद उसका बेटा शासन संभालता है, ठीक है। राजतंत्र तो आपको पता ही है, लेकिन गणराज्य आप जान लो एक बार महाजनपद के कॉन्टेक्स्ट में। देखो गणराज्य वो होता था जो कोई एक राजा वहां पर शासन नहीं करता था, या तो वहां पर लोगों का समूह शासन करता था, या फिर कोई कुलीन वर्ग के लोग उधर शासन करते थे, या फिर कोई एक सभा शासन करती थी, सभा वहां का शासन प्रशासन चलाती थी, ठीक है। मतलब एक से ज्यादा अधिक लोग शासन चलाते थे, ग्रुप में शासन होता था, ठीक है। तो राजतंत्र के एग्जाम्पल्स तो हो गए मगध, कौशल, अवंती। और गणराज्य के आपके एग्जाम्पल्स हो गए वैशाली और कपिल वस्तु, ठीक है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात ये थी कि चाहे राजतंत्र हो या गणराज्य, इन दोनों में एक चीज कॉमन हुआ करती थी कि इनकी एक फिक्स्ड टेरिटरी होती थी, एक भौगोलिक इनकी सीमा होती थी, बॉर्डर होता था। ओके। फिर आ जाता है पांचवा परिवर्तन, प्रशासनिक संगठन। तो देखो राज्यों ने क्या करा, एक प्रॉपर प्रशासन विकसित किया। और क्या क्या किया इसके अंतर्गत इन्होंने? राजा या फिर सभा ने टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, सेना रखी जाने लगी, न्याय व्यवस्था का संचालन किया जाने लगा। और इसकी विशेषताएं क्या थी? राजधानी होती थी, स्थायी राजधानी होती थी इनकी, किलेबंदी की जाती थी अपने किलों की, और स्थायी सेना रखी जाती थी, ठीक है, नियमित सेना होती थी। मतलब कि राज्य अब क्या हो गए? पूरी तरीके से संगठित हो गए, फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड हो गए। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो बौद्ध काल में एक बड़ा बदलाव आया, जो जन आधारित व्यवस्था थी उससे क्या हुआ? भू आधारित राज्य बन गए, भू सीमांकित राज्य अब बन गए। इसके पीछे कारण क्या थे? कृषि विकास, लौह तकनीक, शहरीकरण, व्यापार और प्रशासनिक जरूरत। और यही सिस्टम आगे चलकर क्या हुआ? मौर्य साम्राज्य जैसे बड़े राज्यों की नींव बना। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, सातवाहन राज्य के उदय में सहायक सामाजिक आर्थिक कारकों का विश्लेषण कीजिए। तो एक सिंपल सा सवाल आ जाता है कि क्या कोई भी राज्य सिर्फ राजनीतिक कारणों से बनता है? तो इस सवाल का जवाब है नहीं। उसके पीछे सामाजिक और आर्थिक कारक भी होते हैं। और जो सातवाहन राज्य है, ये ऐसा ही एक उदाहरण है, जो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्कन क्षेत्र में उभरा। देखो इस क्वेश्चन का मेन फोकस किस पर है कि किन सामाजिक और आर्थिक कारणों ने सातवाहन राज्य के उदय में मदद की। आसान भाषा में कहें तो कि राज्य बनने के पीछे सिर्फ पावर नहीं, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था का सपोर्ट भी जरूरी होता है। और अब हम एक एक करके इन्हीं कारकों को समझने वाले हैं। तो पहला कारक आपका आ जाता है मौर्योत्तर राजनीतिक शून्यता। तो देखो हुआ क्या कि जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, तो दक्कन क्षेत्र में क्या हुआ? राजनीतिक शून्यता आई, मतलब कि राजनीतिक खालीपन आया। तो इसी का फायदा किसको मिला? ठीक है, इस चीज का फायदा किसको मिला? स्थानीय शक्तियों को, लोकल शक्तियों को। तो इसी मौके का फायदा उठाकर सातवाहन उभर करके सामने आए। ठीक है, देखिए जहां भी कंट्रोल कमजोर होता है ना, वहीं पर ही नई शक्तियां उभरती हैं, है ना। फिर आ जाता है दूसरा कारक, कृषि विस्तार। तो देखो हुआ क्या, लोहे के उपकरण, ठीक है, लोहे के औजार यूज होने लगे, और नई जमीन पर जो कि उपजाऊ थी उस पर खेती हुई, और इसका परिणाम क्या निकला? ज्यादा उत्पादन हुआ।
अधिशेष पैदा हुआ। अधिशेष मैंने आपको बता ही दिया था MHI 101 में, तो अभी तक आप उसको जान गए होंगे। अब राज्य को क्या मिलने लगा इससे? टैक्स मिलने लगा, ठीक है। और इससे टैक्स मिला तो फिर क्या हुआ? इनको आर्थिक ताकत मिली। फिर आ जाता है तीसरा कारक, व्यापार और वाणिज्य। देखो जो दक्कन क्षेत्र था ना, ये बहुत ज्यादा रणनीतिक था, मतलब स्ट्रेटेजिक था। ये उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ता था, और समुद्री मार्ग से रोमन साम्राज्य से व्यापार इधर होता था। तो इससे क्या हुआ? पैसा आया। जब व्यापार हुआ तो पैसा आया, और व्यापार भी बढ़ा, ठीक है। और इससे क्या हुआ? अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, और मजबूत इकोनॉमी होगी तो क्या होगा? मजबूत राज्य होगा। और जब व्यापार बढ़ा तो क्या हुआ? शहर विकसित होने लगे, नए नए नगर बने, जनसंख्या बढ़ी, और अब किसकी जरूरत पड़ी? प्रशासन की, सुरक्षा की, नियमों की। तो इससे क्या हुआ? सातवाहन राज्य का जो ढांचा था वो मजबूत हो गया। फिर आ जाता है पांचवा कारक, सामाजिक संरचना और ब्राह्मणवाद। तो देखो जो सातवाहन शासक ने क्या किया, ब्राह्मणों को भूमि दान दी, और धार्मिक यज्ञ इन्होंने कराए। इससे इनको क्या प्राप्त हुआ? इसको इनसे प्राप्त हुआ राजकीय वैधता, वैलिडिटी इनको मिली, ठीक है। साथ ही इन्होंने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया, ठीक है। मतलब कि अब क्या हुआ? समाज का सपोर्ट इनको मिल गया, और अलग अलग जो ग्रुप्स थे, यानी कि अलग अलग जो धर्म के ग्रुप्स रह रहे थे समाज के अंदर, वो भी क्या हो गए? इससे खुश हो गए। फिर आ जाता है छठा कारक, स्थानीय शक्तियों का सहयोग। तो सातवाहन शासकों ने क्या किया? सामंतों को अपने साथ ले लिया, उनको इन्होंने पावर दी, जिम्मेदारियां दी, और बदले में इनको क्या मिला? सातवाहन शासकों को सेना मिली, प्रशासन चलाने में मदद मिली, और इससे क्या हुआ? इनका राज्य अधिक स्थिर हो गया, ठीक है। सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाने लगा। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो जो ये सातवाहन राज्य था, इसका उदय सिर्फ राजनीतिक कारणों से नहीं हुआ। इसके पीछे कृषि विकास, व्यापार और शहरीकरण, सामाजिक समर्थन, ब्राह्मणवाद और धार्मिक वैधता, स्थानीय शक्तियों का सहयोग, यानी कि ये क्या था? एक बहुकारकीय विकास था। जो इनके राज्य का उदय हुआ वो एक बहुकारकीय विकास था, और यही इसे एक प्राचीन भारत का एक सफल राज्य बनाता है। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, सातवाहन राज्य के प्रकृति एवं प्रशासनिक संरचना पर टिप्पणी कीजिए। देखो पहले इसका आप कॉन्टेक्स्ट समझ लो, ठीक है। सातवाहन राज्य मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्कन क्षेत्र में उभरा। ये अभी हम पिछले ही क्वेश्चन में बात कर चुके हैं, और लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसवी तक ये चला। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमें बताता है कि प्राचीन भारत में राज्य कैसे चलाए जाते थे। देखिए इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें समझनी होंगी, राज्य की प्रकृति और प्रशासनिक संरचना। आसान भाषा में कहें तो राज्य कैसा था? केंद्रीकृत था या विकेंद्रीकृत था, या फिर धार्मिकता से प्रभावित था, और वह कैसे चलता था? अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी राज्य की प्रकृति के ऊपर। तो देखो ये क्या थी? एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी यहाँ पर, ठीक है। सातवाहन राज्य क्या था? एक राजतंत्र था। राजा सबसे पावरफुल होता था, और राजाओं को, शासकों को राजन या महाराज की उपाधियों से संबोधित किया जाता था, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर पूरी तरीके से निरंकुशता नहीं थी। राजा पावरफुल था, ठीक है, पावरफुल तो वो था, लेकिन पूरी तरह से तानाशाह वो नहीं था, क्योंकि उसे ब्राह्मणों, परंपराओं और स्थानीय शक्तियों का भी ध्यान रखना पड़ता था। यानी कि जो पावर थी वो थोड़ी क्या हो जाती थी? संतुलित हो जाती थी। फिर इसमें आ जाता है ब्राह्मण धर्म के बारे में। तो देखो सातवाहन शासकों ने यज्ञ करवाए, कौन से? अश्वमेध, ठीक है। ऐसे इस किस्म के उन्होंने यज्ञ करवाए, और ब्राह्मणों को उन्होंने क्या करा? भूमि दान में दी, और इससे उनको क्या प्राप्त हुआ? इससे उनको प्राप्त हुआ धार्मिक वैधता, रिलीजियस वैलिडिटी, ठीक है। देखिए जो राजा होता है ना, वो सिर्फ ताकत से नहीं,
बल्कि वो समाज की स्वीकृति से चलता है, ठीक है? परमिशन से उनकी वो चलता है। अगर समाज को राजा का पसंद आ रहा है कि हाँ, ये राजा जो है हमारे जो विश्वास हैं, जो हमारे धार्मिक विश्वास हैं, उनको वो सम्मान दे रहा है, तो वो फिर राजा इज़िली शासन कर पाएगा। फिर इसमें आ जाता है केंद्रीकृत और विकेंद्रीकरण, ठीक है? तो देखो ये जो सातवाहन राज्य था, ये पूरी तरीके से केंद्रीकृत नहीं था, बल्कि इसमें केंद्र में तो राजा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था, लेकिन स्थानीय लेवल पर, लोकल लेवल पर पावर को बाँटा गया था। किनको बाँटा गया था? स्थानीय सरदारों और सामंतों को, ठीक है? यानी कि सातवाहन राज्य कैसा था? केंद्रीकृत भी था और विकेंद्रीकृत भी था, ठीक है? दोनों यहाँ पर साथ में सिस्टम चलता था। अब बात कर लेते हैं इनकी प्रशासनिक संरचना के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है केंद्रीय प्रशासन। देखो सबसे ऊपर कौन होता था? राजा। राजा का ही फाइनल डिसीजन होता था। राजा ने कह दी हाँ तो हाँ, ना कह दी तो ना। फिर राजा के नीचे कौन आते थे? मंत्री आते थे और जो अन्य अधिकारी होते थे वो सब आते थे, और जो राजा का दरबार होता था ना, वो डिसीजन मेकिंग का सेंटर होता था। वहीं पर निर्णय वगैरह लिए जाती थी, मीटिंग्स की जाती थी, ठीक है? और एक इंटरेस्टिंग चीज और थी, राजा की जो माता होती थी उनका भी विशेष सम्मान होता था, ठीक है? यहाँ के जो राजा थे, सातवाहन जो शासक थे ना, ये अपनी माताओं का नाम अपने नाम से आगे लगाया करते थे, जैसे कि गौतमी पुत्र शातकर्णी, ठीक है? शातकर्णी की माता कौन थी? गौतमी, ठीक है? तो ये इस प्रकार का अपना माता का सम्मान किया करते थे, जो राज्य को वैधता, वैलिडिटी देने में सहायक होती थी। फिर आ जाता है दूसरा पॉइंट, प्रांतीय प्रशासन, ठीक है? देखो राज्य को अलग अलग प्रांतों में बांटा गया था, और इन प्रांतों के जो प्रमुख होते थे, गवर्नर की पोस्ट आप मान लो, इनको क्या कहा जाता था? महासेनापति, ठीक है? ये उपाधि इनको दी जाती थी, ठीक है? इनको कौन संभालते थे? स्थानीय शासक या फिर सामंत, ओके? और इनका काम क्या हुआ करता था? टैक्स को वसूलना, प्रशासन उधर का चलाना अपने एरिया का, और सेना में मदद देना, ठीक है? जब राज्य युद्ध में जा रहा है तो क्या करेंगे ये स्थानीय शासक और सामंत? ये सेना में मदद करेंगे, वहां पे सैनिक देंगे, ओके? इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो स्थानीय पावर थी ना, वहां की लोकल जो पावर थी वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी सातवाहन राज्य में। फिर तीसरा पॉइंट आ जाता है राजस्व व्यवस्था। देखो सातवाहन राज्य की ताकत का मेन आधार क्या था? राजस्व था। और इस राजस्व का स्रोत क्या था? भूमि कर और व्यापार कर। और ये राजस्व क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि देखो इससे सेना चलती थी, और प्रशासन भी इसी से ही चला करता था। फिर आ जाता है चौथा पॉइंट, सैन्य व्यवस्था। तो देखो सातवाहन राज्य के पास स्थायी सेना थी, और जो राजा थे वो युद्ध में खुद भी भाग लिया करते थे। सातवाहनों के सामने कुछ चुनौतियां भी थी, जैसे कि शक, ठीक है? शक जो शासक थे, और जो अन्य शक्तियां थी, उनसे इनका क्या हुआ? संघर्ष हुआ। तो इसीलिए इनको एक मजबूत सेना की जरूरत थी। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो सातवाहन राज्य की प्रकृति राजतंत्रात्मक थी, ब्राह्मण वैधता वाली, और आंशिक रूप से विकेंद्रीकृत थी। और जो इनकी प्रशासनिक संरचना है, उसमें मजबूत केंद्र यानी कि राजा, प्रांतीय प्रशासन, राजस्व व्यवस्था और सेना शामिल थे इनके प्रशासन में। यानी कि ये क्या है? एक संतुलित सिस्टम इनका था, जहां पर केंद्रीय पावर और जो लोकल सपोर्ट है वो दोनों इसमें मौजूद था। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, राजपूतों के अधीन राज्य निर्माण की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। मतलब कि राजपूतों के समय पर राज्य कैसे बने, हमें वो बताना है, ठीक है? और वो जो बने उनकी प्रकृति कैसी थी, ठीक है? तो देखो 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान जो हमारा उत्तर और पश्चिम भारत वाला क्षेत्र है, इसमें कई सारे राजपूत वंशों का क्या हुआ? उदय हुआ, ठीक है? और ये राज्य बने, और ये राज्यों की प्रकृति कैसी थी? सामंतवादी, सैन्य शक्ति पर आधारित
और कुल आधारित इनकी संरचना थी। ठीक है, ये अपने आप को बताते थे कि जी हम सूर्यवंशी से हैं, हम चंद्रवंशी परंपरा से हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनका सब कुछ था। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी मुख्य विशेषताओं के ऊपर, जिसमें सबसे पहली विशेषता आ जाती है वंश और कुल आधारित सत्ता। ठीक है, तो ये अपने आप को ना, जो राजपूत शासक थे, ये अपने आप को सूर्यवंशी या फिर चंद्रवंशी परंपरा से कनेक्ट करते थे। ठीक है, ये लोगों को बताते थे कि हम सूर्यवंशी या चंद्रवंशी परंपरा से आते हैं। मतलब देखो, जो सूर्यवंशी परंपरा है वो किनकी परंपरा है? भगवान श्री राम की। और चंद्रवंशी परंपरा किसकी है? जो आपने महाभारत देखी है, महाभारत में जो सारे कौरव है ना, वो कौन है? चंद्रवंशी हैं। ठीक है, तो इन दोनों परंपरा से ये खुद को कनेक्टेड बताते थे। और ऐसा बता के उनको क्या प्राप्त हुआ? ऐसा बता के उनको प्राप्त हुई समाज में प्रतिष्ठा। ठीक है, उनकी क्या बढ़ गया? मान सम्मान बढ़ गया। और उनको वैधता भी मिली। ठीक है, वैलिडिटी उनको मिली कि हाँ भाई, आप तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी परंपरा से आते हो, आपका तो शासन करना अधिकार है जी। फिर आ जाती है दूसरी विशेषता, सामंती संरचना। तो ये जो राजपूत राज्य थे, इनकी संरचना कैसी थी? सामंती। देखो, इसका अब स्ट्रक्चर पहले आप समझो। सबसे ऊपर कौन आते थे? राजा आते थे। फिर राजा के नीचे कौन आते थे? सामंत आते थे। ठीक है, और ये सामंत करते क्या थे? ये अपने क्षेत्र में शासन करते थे। ठीक है, जो राजा द्वारा इनको क्षेत्र सौंपा गया था, ये उसमें शासन करते थे। और उस क्षेत्र में ये कर कर भी वसूला करते थे, और सेना को मेंटेन ये करते थे। और ये अब सामंत इतना कुछ करते थे, बदले में राजा को क्या देते थे? ठीक है, राजा ने इनको भूमि दी, शासन करने का अधिकार दिया, कर वसूलने का अधिकार दिया। तो ये बदले में राजा को क्या देते थे? ये बदले में राजा को देते थे सैन्य सहायता। ठीक है, कि भाई जब सेना की जरूरत पड़ रही है तो आप मुझे सेना प्रोवाइड करोगे उस टाइम पर। मतलब कि जो पावर थी वो पूरी तरीके से केंद्रीकृत नहीं थी। ठीक है, फिर आ जाती है तीसरी विशेषता, भूमि और शक्ति संबंध। देखो, इस समय पर ना सबसे बड़ा संसाधन किसको माना जाता था? भूमि को माना जाता था। ठीक है, और राजा भूमि को किसको देते थे? सामंतों को देते थे। किसके रूप में? जागीर के रूप में। ठीक है, और बदले में वो क्या देते थे राजा को? अपनी वफादारी देते थे। ठीक है, और क्या देते थे? सैन्य सेवा देते थे, कि अगर राजा जी आपको जरूरत पड़ेगी, आप पे किसी ने ज्यादा सेना को लेकर के हमला कर दिया, तो चिंता मत करो, हम सारे सामंत आपको सेना प्रोवाइड करेंगे, और हम वहां पे खड़े मिलेंगे आपको आपकी जरूरत के टाइम पर। ठीक है, वफादारी देते थे और सैन्य सहायता देते थे। इसीलिए क्या था भूमि? भूमि था पावर। ठीक है, इसलिए भूमि और शक्ति संबंध, भूमि इज इक्वल टू पावर। चौथी विशेषता आ जाती है सैन्य संगठन और युद्ध। देखो, राजपूतों की ना एक बहुत खास पहचान थी इनकी वीरता और इनका युद्ध कौशल। ठीक है, इनकी युद्ध लड़ने की स्किल्स, इसके लिए ये बहुत फेमस थे इस चीज के लिए। और इनमें जो राजपूत थे, ये युद्धों को बड़ा महत्व देते थे, और जो किले होते थे वो इनकी शक्ति का प्रतीक होते थे। हालांकि एक प्रॉब्लम भी थी, इनका आपस में संघर्ष होता रहा। ठीक है, आपस में जो राजपूत थे, इनका आपस में संघर्ष होता रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ? ऑल इंडिया लेवल पर एक यूनाइटेड साम्राज्य स्थापित नहीं हो पाया। फिर आ जाती है आपकी पांचवी विशेषता, धार्मिक और सांस्कृतिक संरक्षण। देखो, राजपूतों ने, जो राजपूत शासक थे, इन्होंने ब्राह्मणों को संरक्षण दिया, मंदिर बनवाए, और ऐसा करके उनको क्या मिला? उनको मिली धार्मिक वैलिडिटी। ठीक है, धार्मिक वैधता उनको मिली, और समाज का समर्थन भी उनको मिला। यानी कि धर्म भी क्या है? पावर को मजबूत करने का एक औजार है, एक टूल है। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो ये राजपूतों के राज्य की प्रकृति सामंती, कुल आधारित और विकेंद्रीकृत थी। यहाँ राजा सबसे पावरफुल थे, लेकिन जो सामंत थे वो भी मजबूत थे। इसीलिए एक केंद्रीकृत साम्राज्य इनका नहीं बन पाया। लेकिन इन राज्यों ने मध्यकालीन भारत की राजनीतिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में सामंतवाद की अवधारणा पर टिप्पणी कीजिए। क्या पढ़ना है? सामंतवाद, इसमें हमें देखना है।
देखो सबसे पहले इसका टाइम पीरियड आप याद रखो, 6ठी से 12वीं शताब्दी, प्रारंभिक मध्य काल। ठीक है, इस समय हुआ क्या, जो बड़े केंद्रीकृत साम्राज्य थे वो हो गए कम। ठीक है, वो कम हो गए और उनकी जगह छोटे छोटे जो क्षेत्रीय, जो लोकल राज्य थे वो उभर कर आए। ठीक है, इसी संदर्भ में हमको सामंतवाद समझना है। देखो पहले इसकी आप एक सिंपल सी परिभाषा समझो, सामंतवाद क्या है। सामंतवाद एक ऐसी व्यवस्था है जहां भूमि के बदले सेवा दी जाती है। अब इसका आप समझो स्ट्रक्चर सामंतवाद का। ठीक है, देखो ये एक ट्रायंगल समझ लो आप। ठीक है, सबसे टॉप पर आएंगे राजा। ठीक है, फिर मिड में आएंगे सामंत, और फिर सबसे लास्ट में आएंगे छोटे सामंत। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ, पावर जो है वो कई स्तरों पर बटी हुई होती है इसके अंदर। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं के ऊपर, जिसमें सबसे पहली आ जाती है आपकी भूमि अनुदान की प्रक्रिया। देखो राजा क्या करते थे, वो भूमि देते थे, किसको, ब्राह्मणों को, अधिकारियों को और सामंतों को, और साथ ही साथ क्या देते थे कि इस भूमि पर भाई आप कर वसूली करो। ठीक है, कर वसूली का उनको अधिकार देते थे, और प्रशासन चलाने की भी पावर उनको वो दिया करते थे। और इस सब का परिणाम क्या निकला, लोकल लेवल पर जो सामंत थे वो क्या हो गए, मजबूत हो गए। फिर आ जाती है दूसरी विशेषता, सत्ता का विकेंद्रीकरण। देखो पावर जो थी वो सिर्फ राजा के ही पास नहीं थी, बल्कि वो अलग अलग लेवल्स पर बटी हुई थी। ठीक है, हर सामंत अपने एरिया में पावरफुल होता था। ओके, और इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको वैसे बता दिया, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ। सबसे टॉप पर कौन आते थे, राजा आते थे। मिड में कौन आते थे, सामंत आते थे। फिर सबसे नीचे कौन आते थे, छोटे जो सामंत थे वो आते थे। इससे क्या हुआ, जो सत्ता थी वो क्या हो गई, बहुस्तरीय। ठीक है, मल्टी लेयर्ड हो गई और विकेंद्रीकृत हो गई। फिर आ जाती है तीसरी विशेषता, सैन्य और राजनीतिक संबंध। देखो सामंतों के पास अपनी सेना होती थी। ठीक है, और उनका क्या काम क्या होता था, युद्ध में राजा की मदद करना। ठीक है, जब राजा का युद्ध होए तो वो उनको सेना प्रोवाइड करे और उनकी हेल्प करे उसमें। तो इससे प्रॉब्लम क्या आई, जैसे जैसे सामंत की शक्ति बढ़ी ना, ठीक है, और वो मजबूत हुए, तो वो क्या हो गए, स्वतंत्र शासक बन गए। ठीक है, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि मैं अब किसी राजा के अंतर्गत नहीं हूँ, मैं यहाँ का खुद ही राजा हूँ। ठीक है, अब वो इंडिपेंडेंट हो गए। और इस फिर सामंती संरचना से क्या प्रॉब्लम आई राजाओं को, उनका जो कंट्रोल था वो कमजोर हो सकता था। अब आ जाते हैं सामंतवाद के प्रभाव, जिसमें से आ जाता है सबसे पहले सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। तो पहले आर्थिक प्रभाव के ऊपर बात करते हैं। देखो इसका आर्थिक प्रभाव क्या हुआ, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो क्या हो गई, इम्पोर्टेंट हो गई। और कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर व्यापार और नगरीय जीवन में क्या आई, गिरावट आई। ठीक है, किसकी वजह से, सामंती संरचना की वजह से। समाज के ऊपर प्रभाव देखते हैं अब। ठीक है, ब्राह्मणों को भूमि मिलने लगी। ठीक है, ब्राह्मणों को भूमि दे रहे थे ना राजा दान में, तो उनको भूमि मिली, तो इससे क्या हुआ, जो ब्राह्मणों का स्टेटस था समाज में वो क्या हो गया, और ज्यादा मजबूत हो गया। और इनका परिणाम क्या निकला, इनका इनका परिणाम निकला कि सामाजिक स्तरीकरण जो होता है वो बढ़ गया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें इतिहासकारों का दृष्टिकोण। तो जो कुछ इतिहासकार हैं उनका कहना है कि ये जो भारत का सामंतवाद है ना, ये यूरोप जैसा बिल्कुल नहीं है, ये उससे अलग है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, भारतीय सामंतवाद या सामंती प्रवृत्ति इसको कहते हैं। मतलब कि जो भारत का सामंतवाद है वो कैसा है, थोड़ा अलग है। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो सामंतवाद एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें भूमि के बदले सेवा दी जाती थी, सत्ता कई लेवल्स पर बटी होती थी, और जो लोकल शक्तियां थी वो मजबूत होती थी। और इसका प्रभाव राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज, इन तीनों के ऊपर पड़ा। इसलिए सामंतवाद प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था थी। देखिए सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए।
और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए और चैनल को भी हमारे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड सेशंस आपको यहीं पर मिलेंगे इग्नू एमए हिस्ट्री के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रमुख राजनीतिक शक्तियों के उदय की विवेचना कीजिए। ठीक है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? एक तो आ गया आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र। तो इसका भौगोलिक रूप कैसा था? दुर्गम था। पहाड़ी इलाका है ना ये सारा का सारा, तो ये दुर्गम था। तो ये जो पहाड़ी इलाका था, इसने यहाँ पर छोटे छोटे लोकल राज्यों के उदय को क्या किया? प्रेरित किया। ठीक है, अब इसके कारण हमको बताने हैं। इसमें क्वेश्चन में यही पूछा है ना कि उदय की इसकी विवेचना कीजिए, तो इसमें हमको कारण बताना है। तो सबसे पहला कारण आपका आ जाता है इसका भौगोलिक परिस्थितियां और राजनीतिक संरचना। देखो ये इसका एक सबसे बड़ा कारण था, इसकी भौगोलिक परिस्थितियां। पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्र ये था, ऊंचे ऊंचे यहाँ पर पहाड़ थे, कठिन रास्ते थे, अलग अलग घाटियां हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका असर क्या हुआ? एक बड़ा केंद्रीकृत साम्राज्य यहाँ पर बनना मुश्किल हो गया, इसलिए यहाँ पर छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य बने। और ये जो पहाड़ थे ना, ये इन राज्यों को क्या प्रदान करते थे? एक प्राकृतिक सीमा, और इससे इन राज्यों की सुरक्षा भी हो जाया करती थी। फिर आ जाता है इसका दूसरा पॉइंट, स्थानीय वंशों का उदय। तो यहाँ पर अलग अलग जगहों पर स्थानीय राजवंश उभरे, जैसे कि त्रिगर्त जो आज का आपका कांगड़ा क्षेत्र है, कुल्लू, चंबा, कश्मीर। ठीक है, ये सभी अपने अपने क्षेत्रों में क्या थे? स्वतंत्र थे। ठीक है, और कश्मीर में एक बहुत पावरफुल शासक भी थे, ललितादित्य मुक्ता पीड़। इनका नाम आपने काफी सुना होगा, कारकोट वंश के ये शासक थे। ठीक है, इन वंशों ने, इन सभी राजवंशों ने अपना एक प्रशासनिक ढांचा बनाया, और इन्होंने मंदिर निर्माण करवा के और भूमि अनुदान करके इससे क्या करा? अपनी वैधता को स्थापित करा, अपनी वैलिडिटी को स्थापित किया कि देखिए हम कितने अच्छे शासक हैं। ठीक है, हमें शासन करने का अधिकार है कि हम कितना अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। फिर आ जाता है थर्ड पॉइंट, सामंती प्रवृत्ति और सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो यहाँ भी सामंती व्यवस्था हमको देखने को मिलती है, वही टॉप पर राजा और नीचे स्थानीय सरदार या फिर सामंत। राजा की जो पावर थी वो इन लोकल लीडर्स के सपोर्ट पर ही डिपेंड करती थी। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि इनकी जो राजनीतिक संरचना थी वो कैसी थी? बहुस्तरीय थी और विकेंद्रीकृत थी, मतलब बटी हुई थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आर्थिक आधार। देखो जो इनकी अर्थव्यवस्था थी वो काफी सिंपल थी, कृषि, पशुपालन और सीमित व्यापार पर आधारित इनकी अर्थव्यवस्था थी। सीमित व्यापार क्यों था? क्योंकि देखो यहाँ की जो ज्योग्राफी थी वो काफी डिफिकल्ट थी, इसके बारे में हम पिछली स्लाइड में बात कर चुके हैं। पहाड़ी इलाका है, दुर्गम रास्ता है, लेकिन देखो फिर भी जो कुछ क्षेत्रीय व्यापार मार्ग थे वो उपस्थित थे, जो इनकी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करते थे। फिर लास्ट पॉइंट आ जाता है इसका सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव। तो ये जो क्षेत्र था यहाँ पर दोनों ही धर्मों का इन्फ्लुएंस था, हिंदू का भी और बौद्ध का भी। शासकों ने मंदिर बनाए, ठीक है, धार्मिक संस्थानों को सपोर्ट किया, जो भी मठ थे और विहार थे उनको सपोर्ट किया। इससे राजा को क्या मिला? राजनीतिक वैधता और वहां के लोगों का सपोर्ट। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो ये जो पश्चिमी हिमालय में राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ, ये किस पर डिपेंड करता था? भौगोलिक परिस्थितियों पर, स्थानीय समाज पर और सीमित अर्थव्यवस्था पर। रिजल्ट क्या निकला? छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ और उनकी विकेंद्रीकृत सत्ता थी, सामंती प्रवृत्ति उनकी थी। इसलिए ये जो क्षेत्र है ये एक बहुस्तरीय और क्षेत्रीय राजनीतिक संरचना का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, विजयनगर राज्य की स्थापना एवं विस्तार की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो विजयनगर राज्य है उसकी स्थापना बतानी है हमें, कैसे कैसे हुई और उसका विस्तार फिर कैसे हुआ वो हमको बताना है इसमें। तो 14वीं सदी में दक्षिण भारत में विजयनगर राज्य की स्थापना हुई। दक्षिण भारत में आज का जो कर्नाटक है ना, उधर यह राज्य लगभग 1336 ईस्वी में स्थापित
हुआ और 3 शताब्दियों तक दक्षिण भारत की ये एक प्रमुख शक्ति बना। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की पृष्ठभूमि की, यानी कि इसकी स्थापना का बैकग्राउंड। देखो सिचुएशन को समझो, 14वीं सदी में दक्षिण भारत क्या हो रहा था? अनस्टेबल हो रहा था, अस्थिर हो रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो दिल्ली सल्तनत के आक्रमण हो रहे थे और जो पुराने राज्य थे, काकतीय, होयसाल और पांड्य, इनका क्या हो गया था? पतन हो गया था। और इसका परिणाम क्या निकला? वहां पर आ गया राजनीतिक खालीपन। ठीक है, और जहां खालीपन होता है वहीं पर नई शक्तियां उभरती हैं। ठीक है, तो दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का, ठीक है, हरिहर और बुक्का ने राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, उन्होंने 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे अपनी राजधानी बनाई और इसी तरह विजयनगर राज्य की शुरुआत हो गई। और इसी स्थापना में एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी थे, संत विद्यारण्य। ठीक है, इन्होंने हरिहर और बुक्का को गाइड किया और धार्मिक और वैचारिक सपोर्ट इनको दिया। इससे राज्य को क्या मिली? वैधता मिली कि भाई संत इनको मार्गदर्शन दे रहे हैं अपना। ठीक है, बड़े ही धार्मिक लोग हैं, कितना अच्छा ये काम कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनको वैधता मिली, हरिहर और बुक्का को। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है अब प्रारंभिक सुदृढ़ीकरण। तो इस स्थापना के बाद शासकों ने अपनी सीमाओं को क्या किया? मजबूत किया और जो आसपास के क्षेत्र थे उन पे अपना कंट्रोल ले लिया। साथ ही इन्होंने अपने प्रशासन को मजबूत किया और सेना को इन्होंने संगठित किया और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रणाली इन्होंने शुरू की, नायक प्रणाली। इसमें होता क्या था? नायकों को भूमि और शक्ति दी जाती थी, बदले में वे राजा को क्या देते थे? सेना और प्रशासन में मदद करते थे। वही सामंत जैसा ही कुछ सिस्टम आप इसको समझ सकते हैं, पर इसमें इसका नाम क्या है? नायक प्रणाली। नेक्स्ट पॉइंट इसका आ जाता है विस्तार की प्रक्रिया। तो अब आता है इनका असल विस्तार। तो 15वीं से 16वीं सदी में विजयनगर एक बहुत पावरफुल राज्य हो गया था। इसमें दो खास शासक थे, कौन कौन से? देवराय द्वितीय और कृष्णदेव राय, जो कि सबसे फेमस हैं। इनका नाम तो आपने सबने सुना ही है। ठीक है, इनके समय राज्य ने उड़ीसा, बीजापुर, गोलकोंडा के खिलाफ युद्ध किए और जो अपना राज्य था उसको इन्होंने एक्सपेंड किया। ठीक है, कृष्णदेव राय को आप गोल्डन पीरियड भी कह सकते हैं विजयनगर का। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपका आ जाता है आर्थिक और सांस्कृतिक आधार। तो पहले बात करते हैं इनकी आर्थिक शक्ति के ऊपर। तो इनकी अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंड करती थी? कृषि पर, व्यापार पर, और जो इनका विदेशी व्यापार होता था उस पर इनकी अर्थव्यवस्था डिपेंड करती थी। और जो इनकी सांस्कृतिक शक्ति थी वो थी मंदिरों का निर्माण और कला और साहित्य का विकास इन्होंने अपने राज्य में किया। इससे इनको क्या मिला? एक तो इनकी आर्थिक शक्ति जो थी वो मजबूत हुई और इनको सामाजिक सपोर्ट भी इससे मिला, सामाजिक वैधता भी इनको मिली। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो विजयनगर राज्य की स्थापना हुई कैसे? राजनीतिक अस्थिरता के बीच और हरिहर बुक्का के द्वारा, जो कि दोनों भाई थे। और इसका विस्तार हुआ मजबूत सेना के बल पर, नायक प्रणाली से और सक्षम शासक जैसे कि कृष्णदेव राय, इनके वजह से इसका विस्तार हुआ। इसलिए ये राज्य जो है वो दक्षिण भारत का एक प्रभुत्वशाली शक्ति बन गया। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, विजयनगर राज्य के प्रशासनिक ढांचे की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई हरिहर बुक्का के द्वारा, ये हम पिछले ही क्वेश्चन में जान चुके हैं। और ये दक्षिण भारत का एक सशक्त राजनीतिक सत्ता बना। इसका जो प्रशासनिक ढांचा था वो केंद्रित तो था, लेकिन आंतरिक विकेंद्रीकरण भी उसके अंदर था। क्यों? क्योंकि नायक प्रणाली इसमें थी। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्रशासनिक ढांचे की प्रमुख विशेषताओं के ऊपर। तो सबसे पहली विशेषता आ जाती है केंद्रीकृत राजतंत्र। तो सबसे ऊपर कौन होता था? राजा। राजा जो था वो सर्वोच्च शासक होता था।
राजा की आज्ञा सर्वोपरि मानी जाती थी। ठीक है, राजा ने जो भी आदेश दे दिया, जो भी ऑर्डर दे दिया, वो ही सर्वोपरि है। ठीक है, राजा ने कह दिया कि ये चीज लागू होएगी तो मतलब होएगी, राजा ने कह दिया कि नहीं होएगी तो मतलब कि नहीं होगी। और राजा की मदद के लिए एक मंत्री परिषद भी था। ठीक है, जिसमें उच्च दर्जे के अधिकारी शामिल हुआ करते थे। तो इससे पता चलता है जो इनका केंद्रीय स्तर पर पावर थी वो कैसी थी, काफी स्ट्रांग थी। फिर आ जाती है दूसरी विशेषता, प्रांतीय प्रशासन। तो इन्होंने अपने राज्य को ना अलग अलग प्रांतों में बांटा हुआ था और उन प्रांतों को ये क्या कहते थे, मंडल। ठीक है, तो अलग अलग मंडलों में इन्होंने इसको बांट के रखा था और इन मंडलों को कौन संभाला करते थे, शाही परिवार के सदस्य या फिर कोई इनका विश्वसनीय अधिकारी, वो इनको संभाला करते थे। और इनका काम क्या होता था, इनका काम होता था टैक्स वसूलना, कानून व्यवस्था चलाना और सेना का प्रबंधन करना। ठीक है, यानी कि जो इनका स्थानीय प्रशासन था वो भी काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड था। फिर आ जाती है तीसरी विशेषता, नायक प्रणाली। ठीक है, इसमें क्या होता था, नायकों को भूमि और अधिकार दिए जाते थे। ठीक है, और बदले में वो राजा को क्या देते थे, कर देते थे, टैक्स देते थे मतलब, और सेना भी प्रोवाइड करते थे। मतलब कि राजा ने क्या करा, अपनी पावर को शेयर कर लिया ताकि प्रशासन चल सके, लोकल प्रशासन चल सके। लेकिन इसके फायदे भी थे और इसके नुकसान भी थे। तो फायदा क्या हुआ, सेना इससे मजबूत हो गई। ठीक है, डबल हो जा रही है भाई सेना, वो ला करके दे रहा है तो मजबूत हुई सेना। और नुकसान क्या हुआ, जो विकेंद्रीकरण था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और जो नायक थे ना वो अपने क्षेत्र में काफी हद तक स्वायत्त थे, लेकिन वो फिर भी राजा के प्रति क्या रहते थे, लॉयल रहते थे। फिर आ जाती है चौथी विशेषता, राजस्व व्यवस्था। तो इनकी राजस्व का मेन स्रोत क्या था, भूमि कर, और इसके अलावा व्यापार और बाजार कर। ठीक है, किसान क्या करते थे, अपनी जो उपज उनकी होती थी उस उपज का एक हिस्सा टैक्स के रूप में दिया करते थे। इससे जो राज्य था वो क्या हुआ, आर्थिक रूप से स्ट्रांग हुआ। फिर आ जाती है पांचवी विशेषता, सैन्य संगठन। तो विजयनगर की जो सेना थी ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। इसमें पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी और तोपखाना शामिल था इनकी सेना में। और जो राजा होते थे वो खुद युद्ध को लीड करते थे, उसका खुद ये नेतृत्व किया करते थे। और जो नायक थे वो भी अपनी सेना को लेकर आया करते थे युद्ध में। इसलिए जो इनकी सेना थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा पावरफुल थी। फिर आ जाती है छठी विशेषता, न्याय और स्थानीय प्रशासन। तो गांव के स्तर पर जो स्थानीय सभाएं थी वो काम करती थी और न्याय व्यवस्था में राजा जो था वो अंतिम अपील अधिकारी था। ठीक है, अभी समझ नहीं आया होगा, अभी मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे देखो आज के समय में कोर्ट किसी मुजरिम को फांसी की सजा दे देता है तो फिर वो क्या करता है, राष्ट्रपति के पास अपील करता है क्षमा के लिए कि मेरी भाई फांसी रुकवा दी जाए। फिर वो राष्ट्रपति ने अगर माफ कर दिया तो फांसी रोक दी जाएगी, नहीं किया तो फिर फांसी दी ही जाएगी। तो इसी तरीके से कुछ सिस्टम था। ठीक है, मतलब कि स्थानीय सभा ने जो फैसला कर दिया तो अंतिम अपील राजा के पास करके देख लो, राजा जो कहते हैं वो ही फिर माना जाएगा। ठीक है, और धर्म और परंपरा जो थी यहाँ की उसी के अनुसार न्याय यहाँ पर किया जाता था। मतलब कि जो इनका स्थानीय स्तर था वहां पर भी सिस्टम काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड था। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो विजयनगर का प्रशासन केंद्रीकृत राजतंत्र पर आधारित था, लेकिन नायक प्रणाली के कारण विकेंद्रीकरण भी यहाँ पर मौजूद था। इसकी मुख्य विशेषताएं थी मजबूत राजा, संगठित प्रांत जो कि मंडल उनको कहा जाता था। ठीक है, और प्रभावी राजस्व व्यवस्था और पावरफुल इनकी सेना थी। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं थी। इसलिए जो ये राज्य था वो लंबे समय तक दक्षिण भारत की प्रमुख शक्ति बना रहा। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, बहमनी राज्य के गठन एवं उसके राजनीतिक महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो 14वीं शताब्दी में दक्कन क्षेत्र में बहमनी राज्य का उदय हुआ।
ये राज्य कब स्थापित हुआ था? 1347 में। ठीक है, और इसने लगभग 150 साल तक दक्षिण भारत की राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाई। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी गठन की पृष्ठभूमि के ऊपर, मतलब इसके गठन का बैकग्राउंड। तो देखो सिचुएशन को समझो। दिल्ली सल्तनत का शासन दक्कन तक फैल गया था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर हुई? जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे, उनकी नीतियों में दिक्कत हुई। ठीक है, क्या दिक्कत हुई? राजधानी को दिल्ली से उन्होंने दौलताबाद शिफ्ट कर दिया, और उनका जो प्रशासन था वो कैसा था? काफी ज्यादा सख्त था। इससे हुआ क्या? लोगों में असंतोष बढ़ गया, और इस असंतोष का परिणाम क्या निकला? दक्कन में हो गया विद्रोह। ठीक है, और इस विद्रोह और इस असंतोष का लाभ उठाते हुए जो अलाउद्दीन बहमन शाह थे, उन्होंने खुद को क्या कर दिया? आजाद घोषित कर दिया। कब? 1347 में। और इसी तरह से बहमनी राज्य की स्थापना हुई। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रशासनिक एवं राजनीतिक संरचना। तो देखो बहमनी राज्य जो था वो एक केंद्रीकृत राजतंत्र था। ठीक है, सुल्तान जो थे वो सबसे ऊपर थे। ठीक है, सुल्तान जो थे वो सर्वोच्च थे, उन्हीं की बात सबसे ऊपर थी। राजा ने जो सुल्तान ने जो कह दिया वही होगा। ठीक है, और फिर सुल्तान के नीचे आते थे अधिकारी और प्रांतीय शासक, जिनको क्या कहा जाता था? सूबेदार। और बहमनी राज्य में दो गुट थे, दो ग्रुप्स थे, जिनके बीच संघर्ष चलता रहता था। पहला था दक्कनी और दूसरा था आफाकी। ठीक है, अब ये दक्कनी गुट क्या था? दक्कनी गुट उनका था जो वहाँ के लोकल मुसलमान थे। ठीक है, स्थानीय मुसलमान जो थे वो उनका ग्रुप था। और आफाकी कौन थे? जो विदेशी मुसलमान थे। ठीक है, इनके बीच संघर्ष चलता रहता था, और संघर्ष का इफेक्ट क्या पड़ा? जो यहाँ की राजनीति थी वो अस्थिर होती थी, और जो सत्ता का संघर्ष था, ठीक है, वो चलता रहता था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है आपका विजयनगर से संघर्ष। तो बहमनी राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था, या फिर प्रतिद्वंदी या फिर कॉम्पिटिटर कह लो, वो कौन था? विजयनगर राज्य। इन दोनों के बीच जो तुंगभद्रा दोआब था, उसकी सीमा को लेकर लगातार युद्ध होते रहे, और इस संघर्ष का परिणाम निकला, जो यहाँ की राजनीति थी उसको एक आकार मिला, और दोनों राज्यों ने अपनी सेना को क्या किया? मजबूत किया, क्योंकि युद्ध होते रहे, जरूरत पड़ रही है सेना की, तो वो मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्षेत्रीय राजनीति पर प्रभाव। तो बहमनी राज्य ने ना दक्कन में एक स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता स्थापित की, लेकिन बाद में क्या हुआ? ये कमजोर होकर छोटे छोटे राज्यों में बट गया, जैसे कि बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर एटसेट्रा। और इससे जो क्षेत्रीय राजनीति थी वो क्या हो गई? और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। फिर आ जाता है लास्ट पॉइंट, सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक योगदान। तो बहमनी शासकों ने फारसी संस्कृति को क्या किया? बढ़ावा दिया, और जो कला और स्थापत्य था उसको भी इन्होंने सपोर्ट किया। साथ ही इन्होंने एक संगठित प्रशासनिक ढांचे का विकास किया, जिसने बाद में जो दक्कनी राज्य थे उनको काफी ज्यादा प्रभावित किया। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो बहमनी राज्य का गठन दिल्ली सल्तनत की कमजोर नीतियों के कारण और दक्कन में विद्रोह के परिणाम स्वरूप हुआ था, और इसका महत्व दक्कन में स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता की स्थापना, विजयनगर के साथ शक्ति संतुलन और क्षेत्रीय राज्यों के विकास की नींव था। इसलिए राज्य दक्षिण भारत की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट था। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत राज्य की प्रकृति पर आधुनिक विद्वानों के विचारों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, देखो इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है, 1206 से 1526 ईस्वी तक का है। और दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सत्ता थी। ठीक है, जो आधुनिक इतिहासकार हैं उन्होंने इसके राज्य की प्रकृति को अलग अलग दृष्टिकोणों से समझाया है, और उन्हीं दृष्टिकोणों को हमें इस आंसर में लिखना है, सारे दृष्टिकोणों को।
तो सबसे पहला दृष्टिकोण आ जाता है केंद्रीकृत और सैन्य राज्य का दृष्टिकोण। तो ये जो दिल्ली सल्तनत था इसको क्या कहा गया है कि केंद्रीकृत था ये और सैन्य प्रधान था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सुल्तान था वो सबसे ज्यादा पावरफुल था, उसके पास सेना होती थी, प्रशासन वो चलाता था, न्याय वो किया करता था। और एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है I H कुरैशी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इनका कहना था कि जो दिल्ली सल्तनत राज्य है ये इस्लामी कानूनों पर आधारित शासन करता है। फिर दूसरा दृष्टिकोण आ जाता है निरंकुशता और व्यावहारिकता। तो कुछ जो विद्वान है वो क्या कहते हैं कि जो शासक था, सुल्तान था, वो कैसा था, एकदम निरंकुश था, अथाह शक्तियां उसके पास थी। ठीक है, लेकिन जो कुछ दूसरे इतिहासकार है वो कहते हैं कि हाँ भाई, निरंकुश तो वो था लेकिन पूरी तरह से नहीं, उसकी भी जो शक्तियां थी वो थोड़ी लिमिटेड थी। क्यों? क्योंकि अमीरों का सपोर्ट उसको चाहिए था। अमीर एक अधिकारी होता था दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, इसके बारे में भी आगे आएगा, वो हम पढ़ेंगे। तो अमीर एक अधिकारी थे जिनका सपोर्ट सुल्तान को चाहिए रहता था, और उलेमा जो कि एक धार्मिक स्कॉलर होते हैं इस्लाम में, उनका भी इन्फ्लुएंस काफी था। ठीक है, और सेना का भी प्रेशर होता था। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सुल्तान की शक्तियां थी वो लिमिटेड थी, इसलिए क्या कहा गया, इसके शासन को व्यवहारिक कहा गया। ठीक है, प्रैक्टिकल शासन बताया गया दिल्ली सल्तनत को। फिर तीसरा दृष्टिकोण इसमें आ जाता है वर्ग और आर्थिक आधार का दृष्टिकोण। तो मार्क्सिस्ट जो इतिहासकार हैं, मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, इन्होंने क्या कहा कि राज्य का मेन फोकस था कर वसूलने के ऊपर। ठीक है, इरफान हबीब जो कि इतिहासकार हैं, उनका क्या कहना था कि भूमि कर जो है वो राज्य की बैकबोन था। मतलब कि राज्य का मेन लक्ष्य क्या है, अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना। ऐसा किसका कहना है? इरफान हबीब का। ठीक है, और सतीश चंद्र क्या कहते हैं? सतीश चंद्र कहते हैं कि राज्य सिर्फ सुल्तान नहीं चलाता था, बल्कि अमीरों और अभिजात वर्ग का भी बहुत बड़ा इसमें रोल होता था। मतलब कि जो शक्ति थी वो कैसी थी, शेयर हो रखी थी। फिर आ जाता है चौथा दृष्टिकोण इस्लामी सिद्धांत और भारतीय परंपरा का समन्वय। तो जो कुछ इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि ये जो दिल्ली सल्तनत है ये पूरी तरीके से कोई एक इस्लामिक राज्य नहीं था, बल्कि ये इस्लामिक सिद्धांतों और भारतीय परंपराओं दोनों का ये मिक्स था। अब कैसे? क्योंकि इसमें इसके प्रशासन में जो स्थानीय हिंदू थे उनको एज अ अधिकारी अपॉइंट किया हुआ था। ठीक है, और भारतीय प्रशासनिक परंपरा को अपनाया गया था। ठीक है, अब आ जाता है आपका निष्कर्ष। तो दिल्ली सल्तनत की जो प्रकृति थी वो एक ही तरह की नहीं थी, बल्कि यह केंद्रीकृत भी थी, सैन्य भी थी, राजस्व आधारित भी थी, और इस्लामिक और भारतीय का दोनों का मिक्स भी थी। इसलिए इतिहासकार इसे बहुआयामी राज्य मानते हैं। तो यहाँ पर हो गए हैं आपके इसके 10 क्वेश्चन खत्म, और आधे क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। और ये आपका पार्ट 1 था। बाकी के आधे क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में करेंगे। आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर भी हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और पार्ट 2 के लिए वरदान IHS को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली उधर से ओपन करके चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।